मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कल हम लोग इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिक करंट के विषय में पढ़े और हम लोगों ने देखा कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं और आवेश कहीं आसमान से नहीं आता है, बल्कि आवेश हम लोगों के वायर में, तार में, बाइंडिंग में ही मौजूद होते हैं और वो परमाणु की बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन, जिनको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिस पर नाभि का नियंत्रण कम होता है, वे अपनी कक्षा छोड़कर धातु के अंदर ही रैंडम गति करते रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और ये आवेश वाहक है। ये अपने साथ आवेश को अथवा चार्ज को लेकर चलते हैं, इसलिए इन्हें आवेश कैरियर कहते हैं। और इस तरह से इन्हीं के कारण धारा का प्रवाह होने लगता है। जैसे हम लोगों को उच्च ताप से जब हम लोग ऊष्मीय विभव ऊंचा कर देते हैं तो ऊष्मा भी उच्च विभव से निम्न ऊष्मीय विभव की ओर चलने लगती है और इसी तरह से हमारा जल भी उच्च गुरुत्वीय विभव से निम्न गुरुत्वीय विभव की ओर चलने लगता है। वैसे जो ये इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर, वायर के अंदर रैंडम गति कर रहे हैं, इन पर भी जब वैद्युत विभव लग जाता है तो ये भी एक दिशा में चलने लगते हैं और ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलने लगते हैं। कल हम लोगों ने ये सब सारी बातें पढ़ी। फिर हम लोगों ने धारा पढ़ा। धारा आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो हमारी जो धारा है, धारा की परिभाषा भी कही हुई, 2-3 परिभाषा आपको दी गई। यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो धारा का मान 1 एम्पियर होता है। अथवा हम कह सकते हैं in a closed circuit, if in a second 6.25 into 10 to power 18 electrons flow, then current will be 1 ampere. इसके अलावा हम लोग अब इससे आगे चलेंगे। आज हम लोग सेकेंड वीडियो डाल रहे हैं। इसमें आपका मोस्ट वेलकम, मोस्ट स्वागत। आप इसे बहुत ध्यान से देखें और जो भी आपकी अभी तक कमियां रह गई होंगी वो सारी कमियां एक एक करके आपकी दूर होती जाएंगी। ये भी टॉपिक जो हम ले रहे हैं उससे आगे की ले रहे हैं, करंट से आगे की, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमेशा इस टॉपिक से भी 1-2 क्वेश्चन आपके कंपटीशन में ज़रूर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। करंट की बात हुई, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, ये दोनों अदिश राशि है। विद्युत धारा जिसे एम्पियर में मापते हैं और ये वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, चाहे एसी हो या डीसी हो, ये दोनों कौन सी राशि हैं? अदिश राशि। विद्युत धारा अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे कि ये जो आवेश, पिछले दिनों हम लोगों ने बात किया परमाणु की, तो परमाणु की जो संरचना होती है, उस परमाणु की संरचना में नाभि होता है। नाभि में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षाओं में, जिन्हें ऑर्बिट इंग्लिश में बोलते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं 2n² के हिसाब से। और जो सबसे बाहरी कक्षा होती है उसके इलेक्ट्रॉन फ्री।
जब कहीं से किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल कर कहीं चला जाता है, एक परमाणु यहाँ से यदि निकल गया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि आप पिछले दिनों पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है, तो प्रोटॉन तो सेम का सेम उतना ही रहेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने से इस पर एक धन आवेश की वृद्धि हो जाएगी। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, निकल गया, तैसे ही यह जो है धन आवेश से आवेशित हो जाएगा, इकाई धन आवेश आ जाएगा और ये बन जाएगा आयन। ये क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। ऐसे ही जिस परमाणु पर यह इलेक्ट्रॉन निकल कर आएगा, इस पर यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर इस पर आ गया, तो इस पर एक ऋण आवेश की वृद्धि हो जाएगी, यानी एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ऋण आयन। बात समझ में आ रही है? जब कहीं से एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से निकलकर किसी दूसरे परमाणु पर चला जाता है या कहीं भी चला जाता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने से एक धन आवेश बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये धन आयन बन जाता है। ये कौन सा आयन बन गया? ये धन आयन बन जाता है और ये जो है ऋण आयन बन जाएगा, जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन्हीं आयनों की वजह से ही तरल द्रव्यों में, पदार्थों में और गैसों में वैद्युत का चालन होता है। अगर ये आयन ना हो, हमारी गैस आयनित न हो, हमारा तरल द्रव आयनित न हो, तो उनमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। इन्हीं आयनों के कारण धारा का प्रवाह द्रव में और गैस में होता है। इसको नोट कर लें, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी हम लोग इस पर क्वेश्चन भी देखेंगे कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक या दो निकल कर चला गया तो कितने धन आवेश की वृद्धि होगी, या इतने कूलाम आवेश चला गया तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल कर चले गए, या इतना इस पर धन आवेश की वृद्धि हो गई या कमी हो गई तो कितना इलेक्ट्रॉन इस पर आया अथवा कितना इलेक्ट्रॉन इससे निकल कर गया। इस टाइप के भी तमाम क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं, इस पर क्वेश्चन कराएंगे अभी आपको, इसको ध्यान से देखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र हम लोग यूं कह सकते हैं कि कोई भी आवेश अपने चारों तरफ का वह एरिया जहां तक अपना प्रभाव रखता है, उस संपूर्ण एरिया को उसका वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से नोट कर लें, कोई भी आवेश अपने परितः जहां तक अपना प्रभाव रखता है या अन्य किसी परीक्षण आवेश पर अपना बल आरोपित करता है, वहां तक का एरिया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र कहलाता है।
कोई आवेश अपने परितः जितनी एरिया में अपना प्रभाव लगाता है, वह एरिया वैद्युत क्षेत्र कहलाती है। अथवा आप कह सकते हैं कि कोई आवेश किसी अन्य परीक्षण आवेश पर, कोई आवेश अन्य किसी परीक्षण आवेश पर जहाँ तक अपना बल आरोपित करता है वहाँ तक की एरिया वैद्युत क्षेत्र कहलाती है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि। हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ेंगे। अगली पॉइंट्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E से डिनोट करते हैं। इन जनरल E से, कैपिटल E से डिनोट करते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। Q0 ये परीक्षण आवेश, अथवा E बराबर V/dV, अथवा E बराबर V/dV। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में यदि संबंध पूछे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभवांतर में संबंध पूछे तो E बराबर V/d। E क्या है? विभवांतर है, यह विभव। और D क्या है? दोनों बिंदुओं जिसके बीच विभव में अंतर पूछ रहा है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है स्मॉल d। और E बराबर, जो बेस फार्मूला है, E बराबर F/Q। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। F लगने वाला बल है या F बल है, और Q आवेश, परीक्षण या खाली आवेश आप कह सकते हैं। तो इस तरह से हम वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा दे सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे। तो आप कहेंगे कि किसी बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी बिंदु पर रखे आवेश, ध्यान से देखें, जैसे बेटा ये आवेश Q है और
इसके चारों तरफ एक इसका वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। अभी आपने परिभाषा यहाँ पर पढ़ा भी कि कोई आवेश अपने परितः जितनी एरिया में अपना प्रभाव लगाता है वह एरिया वैद्युत क्षेत्र कहलाती है। तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये इतने एरिया में लगा है। अब यहाँ पर यदि हम कोई परीक्षण आवेश Q0 लाते हैं तो कूलाम के नियम से आपने पढ़ा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से ये इस पर बल लगाना शुरू कर देगा। तो वही बल, इसको अगर हम दूर कर दें तो बल का लगना बंद हो जाएगा और एक रेंज में ले आना तो इस पर बल लगने लगेगा। और बल जितना ही अधिक लगेगा, देखिए बल F अंश में है, फार्मूला में देखिए, तो बल F जितना ही अधिक होगा उतना ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पर प्रबल होगी, तगड़ी होगी। इस प्रकार यदि हम इस परीक्षण आवेश को इसके वैद्युत क्षेत्र से बाहर यदि ले जाएं तो ये आवेश जो मेन आवेश है इस परीक्षण आवेश पर, ये हमारा परीक्षण आवेश है, इस पर बल लगाना बंद कर देगा। ये हमारा परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश पर बल लगना बंद। तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है जितना ही दूरी रहेगी उतना ही कम रहेगी, और जैसे जैसे हम मुख्य आवेश के पास परीक्षण आवेश को लाते जाएंगे दूरी घटती जाएगी और आप देखेंगे कि लगने वाले बल का मान, क्योंकि हम लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा कूलाम का नियम कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हम लोगों ने बल पढ़ा, ये कूलाम साहब ने दिया था, इसलिए इसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो इसको आप देखें बेटा तो आप ये कह सकते हैं कि ये भी जो है व्युत्क्रम वर्ग के नियम का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी जो है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है, क्योंकि इसमें बल F है और F बराबर ये होता है, यहाँ पर Q1 आपका एक तरह से ये है और Q2 जो है Q0 है, परीक्षण आवेश है, और इनके बीच की दूरी यदि ये R मीटर है तो आप देखेंगे कि जितने घटाते जाएंगे उतने बल का मान, R का मान कम होने से हमारे बल का मान बढ़ता जाएगा, और जितने बल अधिक होगा उतने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E भी अधिक होगी, प्रबल। आगे हम लोग चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एक सदिश राशि, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1,00,000 बार पूछा जा चुका है। आप लोग इसे ध्यान से सुने और नोट करें। वैद्युत धारा चाहे AC हो चाहे DC हो वो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, बट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है वो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश। तो एक सदिश राशि है, इसको नोट करें, यह सदिश राशि है, वेक्टर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे हम लोग चलते हैं। अभी आप देखेंगे कि जितने दूरी कम होती जाएगी उतने जो है हमारा बल का मान बढ़ेगा, और बल का मान बढ़ेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। इस तरह से आप कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। अगली पॉइंट आप लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है।
कूलाम का नियम भी और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा और दूसरे तरह से भी दे सकते हैं। अगर परिभाषा ज्ञात करने के लिए हम आप लोगों को बेटा ये बात बताते रहते हैं हमेशा कि हर को इकाई मान लेते हैं, तुरंत परिभाषा आ जाती है। कहीं भी आपको परिभाषा निकालना हो तो आपको तुरंत हर को इकाई करिए और परिभाषा अपने आप बन जाएगी। किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि इस बिंदु पर कितनी होगी अथवा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यहाँ पर कितना प्रबल होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना प्रबल होगा। तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु पर इकाई कूलाम का परीक्षण आवेश लागू। इसको इकाई मान लें, इसको यदि 1 कूलाम मान लें तो आप देखेंगे 1 से भाग देंगे तो F बार ही भाग जाएगी। अतः जो है बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा निकल जाएगी। तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु पर रखे इकाई आवेश पर, इकाई आवेश का मतलब 1 कूलाम आवेश पर, इकाई आवेश का मतलब 1 कूलाम आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम है, इकाई का मतलब 1। तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु पर रखे इकाई कूलाम आवेश पर जो बल कार्य करता है वही बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो उस बिंदु पर रखे इकाई कूलाम आवेश पर जो बल कार्य करता है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हैं कि यदि इकाई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखे इकाई आवेश पर यदि 1 न्यूटन का बल कार्य करे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? 1 न्यूटन प्रति कूलाम। अतः वैद्युत क्षेत्र का क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तीव्रता का मात्रक हो गया F को न्यूटन में और Q को कूलाम। तो हो गया मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। अथवा इससे चलेंगे तो वोल्ट प्रति मीटर, इससे चलेंगे तो वोल्ट प्रति मीटर भी हो सकता है। वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, उसे E से व्यक्त करते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E भी व्युत्क्रमबल के नियम का पालन करती है, क्योंकि बल जो लगेगा वो ऐसे लगेगा तो जितने नज़दीक आती जाएगा हमारा परीक्षण आवेश आता जाएगा उतने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रबल होती जाएगी, और जितना हम परीक्षण आवेश दूर जाते हैं इससे हटते हैं, दूर हटते जाएंगे उतना हमारा जो है तीव्रता घटती जाएगी, और वो तीव्रता बहुत तेज़ी से घटेगी। देखिए यहाँ पर भी यदि दूरी 2 गुना कर देंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता 1/4 गुना हो जाएगी। यदि दूरी 3 गुना बढ़ा दें तो प्रबलता 3 का वर्ग 9 यानी 1/9 गुना हो जाएगी। तो ये भी व्युत्क्रमबल के नियम का पालन करती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट यही पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र सदिश है अथवा अदिश। तो वैद्युत क्षेत्र हमारा सदिश राशि,
जबकि धारा अदिश राशि। परिभाषा कहिए तो मैं लिख दूं या आप लोग लिख लेंगे? मैं बोल रहा हूं तो आप वीडियो के माध्यम से आराम से जो है लिख लेंगे कि यदि किसी बिंदु पर स्थित इकाई कूलाम आवेश पर यदि 1 न्यूटन का बल कार्य करता है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। अब आगे चलते हैं। इकाई बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र अभी हम लोगों ने पढ़ा यदि ये आपका आवेश Q हो, इससे r मीटर की दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 लाएं तो कूलाम के नियम से वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं, चाहे शॉर्ट में वैद्युत क्षेत्र कहें अथवा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहें, बात एक ही है। तो इन पर लगने वाला बल हो जाएगा, बल F बराबर हो जाएगा, बल F बराबर कूलाम के नियम से बल F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 बटे R स्क्वायर। ये इतना बल लगेगा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बाई Q0। अभी आपने फार्मूला पढ़ा। इस फार्मूले में बेटा अगर हम लोग मान रख दें, पुटअप कर दें, इस फार्मूले में मान पुटअप कर दें तो F का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसका मान 9 × 10 के घाते 9 भी होता है। आप इतना भी लिख सकते हैं अथवा 9 × 10 के घाते 9 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 बटे R स्क्वायर और 1 बटे में Q0 और ये फार्मूला। तो यही कर लें, 1 गुणे Q0 नीचे और ला दें, एक Q0 से Q0 कट दें। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न किसी भी बिंदु पर, अब वो दूरी R मीटर का मान जो भी आप रखेंगे, 1 मीटर पर, 2 मीटर पर, 3 मीटर पर, आधे मीटर पर, 0.25 मीटर पर कितना वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता होगी या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी कितनी होगी, ये जानने के लिए R स्क्वायर है। तो इस तरह से इसमें मान रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर ज्ञात हो जाएगी, इस बिंदु पर ज्ञात हो जाएगी, जिस भी बिंदु पर आप ज्ञात करना चाहेंगे उस बिंदु पर ज्ञात हो जाएगी। केवल इस फार्मूले में दूरी का मान चेंज करना पड़ेगा, जिस दूरी पर पूछा जाएगा उस दूरी का मान यहाँ पर आप पुट करें।
अतः हो गया E बराबर आ गया फार्मूला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R²। अथवा कोई लड़का कह सकता है E बराबर, इसका मान 9 इंटू 10⁹ भी होता है, तो ऐसे भी लिख सकता है इंटू Q/R²। इतना हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहा है। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा है कि वैद्युत क्षेत्र तो सदिश राशि है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में होती है। तो परीक्षण धन आवेश, ये जो हमारा टेस्टिंग आवेश है, परीक्षण आवेश है, इस पर लगने वाले बल की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होती है, तो आप कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण धन आवेश, ये धन आवेश, यहाँ धन लिखा हुआ है, ऋण आवेश नहीं कहेंगे, धन आवेश की बात हो रही है, तो लिखेंगे परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग अब देखेंगे, इसकी बीमा भी देख सकते हैं हम लोग। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की बीमा क्या है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा E बराबर F/Q। अगर इसकी बीमा हम लोग देखना चाहें तो लिखेंगे E बराबर F/Q से E की बीमा अगर देखना चाहें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की बीमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की बीमा, हम लोग जानते हैं कि E बराबर F/Q होता है और F बराबर ma और Q बराबर IT। कल हमने पढ़ा कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा आवेश प्रवाह की दर को I बराबर Q/T। यहाँ से देखें तो यहाँ से हो गया Q बराबर IT, T से इधर भागे इधर ले जाएंगे, गुणा हो जाएगा तो IT हो जाएगा, तो Q के जगह पर हम लोग IT लिख सकते हैं। इस तरह से M जो है हमारा मॉस है, बीमा हमेशा बड़े कोष्ठ में और कैपिटल लेटर में लिखी जाएगी। तो M द्रव्यमान है, तो इसके लिए हमारी बीमा आएगी बराबर, या अभी ऐसे ही लिख देते हैं, बराबर आएगा कैपिटल M। A त्वरण है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर को L में मापेंगे और बटे सेकेंड स्क्वायर को T स्क्वायर। A की बीमा हो गई, A त्वरण है, मात्रक होता है मीटर, तो मीटर के लिए L आ जाएगा और बटे सेकेंड स्क्वायर तो कैपिटल T स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। फिर I है, ये नीचे ही गुणे I के लिए A आता है एम्पियर, और T के लिए फिर A गुणे कैपिटल T आ जाएगा इस तरह से। तब ये बीमा हमारी बन जाएगी बराबर, बीमा हमारी अगर आप बड़े कोष्ठ में लिखें तो हो गया कैपिटल M L T घाते 2 और 1 घात 1, तो
तो समान राशियों के घात जुड़ जाते हैं और ऊपर जाएगा तो 3 घात ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये हो गया t घात -3 और a का घात 1 का, ये भी ऊपर जाएगा तो a घात -1। ये हमारी बीमा हो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की बीमा हो गई m के घात 1, L के घात 1, T के घात -3 और A के घात -, बड़े पोस्ट में। अब हम लोग आते हैं वैद्युत विभव अथवा विभवांतर। अगली हेडिंग हम लोग लेते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव एवं विभवांतर। इंग्लिश में कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों, हम लोगों ने बहुत सुपर हिट एक फार्मूला है जो कि अक्सर उस पर क्वेश्चन जरूर पुट अप होते हैं, पूछे जाते हैं। एक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, ऊर्जा अथवा कार्य। ऊर्जा या कार्य, कार्य ही ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा, जिसे हम लोग W से व्यक्त करते हैं। W बराबर V की। बहुत सुपर हिट फार्मूला है। ऊर्जा अथवा कार्य W बराबर V की, इसलिए V बराबर हो गया, अतः V बराबर W/Q। ये हो गया विभव के लिए फार्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस या केवल विभव के लिए, वैद्युत विभव V के लिए एक फार्मूला हो गया, V बराबर W/Q। V क्या है? वैद्युत विभव है। वैद्युत विभव को हम ऐसे कह सकते हैं, पिछले दिनों भी अभी हम लोगों ने काफ़ी इस पर चर्चा किया। वैद्युत विभव किसी भी आवेशित वस्तु की वैद्युत तल को व्यक्त करता। वैद्युत विभव किसी भी आवेशित वस्तु के वैद्युत तल को व्यक्त करता है और यह आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। अगर विभव न लगाया जाए, आप लोगों को बताया गया कि जैसे ऊष्मा, हीट उच्च ऊष्मीय विभव से निम्न ऊष्मीय विभव की ओर अपने आप बहने लगती है, वैसे ही इस धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो रैंडम गति कर रहे हैं, उस पर भी एक वैद्युत विभव लगा दिया जाए तो जैसे ऊष्मा अपने आप भाग रही है, वैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी अपने आप भागने लगते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं तो हमें धारा मिलने लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह अथवा आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो इस तरह से विभव क्या है? तो विभव आवेश के प्रवाह की दर को निर्धारित करता है, आवेश के बहने के डायरेक्शन को निर्धारित करता है। क्योंकि पिछले दिनों हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन सदैव निम्न विभव से, निम्न वैद्युत विभव से उच्च वैद्युत विभव की ओर, यानी ऋण सिरे से, बैटरी टर्मिनल, जो बैटरी का ऋण टर्मिनल है, उधर से चलकर और धन सिरे की ओर, धन सिरा उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है, जबकि धन आवेश सदैव उच्च विभव से
निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। इस तरह से हम लोग विभव की परिभाषा दे सकते हैं कि विभव आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है और यह किसी भी आवेशित वस्तु के वैद्युत तल को व्यक्त करता है। क्लियर हो गया? आगे हम लोग इससे भी परिभाषा दे सकते हैं, V बराबर W/Q। अगर मैं कहूँ इसको फिर आवेश को इकाई मान लें, अभी आपने कहा कि हर को इकाई कर दें तो अपने आप परिभाषा आ जाती है। तो आप कहेंगे कि इकाई कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, बहुत सारी परिभाषा मैं दे सकता हूँ, आप ध्यान से सुने। इकाई कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसे ही वैद्युत विभव कहते हैं। 1 से भाग देंगे तो V बराबर W आ जाएगा। 1 से भाग, जब इसे इकाई मान लेंगे 1 W तो हो जाएगा V बराबर W। तो अब आप परिभाषा दे सकते हैं कि इकाई कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। दूसरी परिभाषा भी आप दे सकते हैं। दूसरी परिभाषा आप ये लिख सकते हैं कि इकाई कूलाम आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव, धन आवेश, अगर इसे हम धन आवेश माने तो इकाई कूलाम धन आवेश उच्च विभव से तो निम्न विभव की ओर अपने आप चलेगा, लेकिन इसे निम्न विभव से उच्च विभव तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही हम विभव कहते हैं। इकाई कूलाम आवेश को निम्न विभव से, धन आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव तक ले जाने में जो कार्य होता है या जो कार्य करना पड़ता है उसे ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। अगली परिभाषा, यदि इकाई कूलाम आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो विभव का मान 1 वोल्ट होगा। देखिए, इसको 1 मान लें, इसको 1 मान लें, 1 इकाइयों में 1 तो V का मान 1 आ जाएगा। तो इस तरह से भी एक हम चौथी परिभाषा भी दे सकते हैं कि यदि इकाई कूलाम आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, कार्य का मात्रक जूल है MKS में, तो कहेंगे 1 जूल कार्य करना पड़े तो विभव का मान 1 वोल्ट। इस तरह से वोल्ट का मात्रक हो गया, वोल्ट का मात्रक हो गया जूल, W को जूल में और बटे Q को कूलाम, तो जूल बटे कूलाम बराबर वोल्ट। परिभाषा हो गई, क्लियर हो गया कि परिभाषा लिख दूं ब्लैक बोर्ड पर? परिभाषा ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाए? चलिए लिख देते हैं। एक कूलाम आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है या जो कार्य होता है उसे ही वैद्युत विभव कहते हैं।
यहाँ से ये इकाई आवेश को निम्न विभव से, इकाई कौन सा आवेश है? धन आवेश। 1 कूलाम, ये कौन सा आवेश है? धन आवेश। इकाई कूलाम धन आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही वैद्युत विभव कहते हैं। अथवा आप यूं भी कह सकते हैं कि यदि 1 कूलाम आवेश, यदि 1 कूलाम आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े तो विभव का मान 1 वोल्ट होगा। इसके अलावा आपने एक परिभाषा और पढ़ा है कि इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही उस बिंदु का विभव कहते हैं, या उसे ही विभव कहते हैं। विभव अदिश राशि है। ये अगली पॉइंट नोट करें, कौन सी राशि है? विभव जो है अदिश राशि। विभव अदिश राशि है। इसका मात्रक आपने नोट कर लिया, जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट है। ये अदिश राशि है, ये आपने नोट कर लिया। अब इसका परिभाषा भी आपने देख लिया, V बराबर W/Q, फार्मूला इसका आपने देख लिया। अब इसकी आप बीमा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसकी बीमा। चलिए बच्चों, तो हम लोग इसकी बीमा भी लिखते हैं। वैद्युत विभव की बीमा, जिसकी बीमा फार्मूला V बराबर W/Q। W बराबर होता है FD, F × D। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन यानी FD, और Q बराबर होता है I, और F बराबर MAD होता है। F बराबर MA, F बराबर MAD/I। आप ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग बीमा लिखेंगे, V की बीमा हो जाएगी, यानी वैद्युत विभव की बीमा। M को लिखेंगे कैपिटल M, ऐसे लिख दें। A मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो L/T², ऐसे लिख देंगे। D फिर गुणे L हो गया, दूरी है L से। I एम्पियर है तो नीचे A आ गया, A⁻1 आ गया, और T गुणे T⁻1। तो बीमा हो गई इसकी M⁻1, L से हो गया L⁻2, T⁻3 -3 हो गया, और A⁻1 है तो ऊपर जाएगा A⁻⁻1। ये हमारी वैद्युत विभव की बीमा। ऐसे फ्रेंड्स लिख लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे चलते हैं। बीमा के बाद, वैद्युत विभव के बाद, अब हम लोग आ जाते हैं वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा ये पॉइंट्स बहुत पूछी जाती है।
अभी हम लोगों ने पढ़ा W बराबर V की, वैद्युत ऊर्जा W बराबर V की बहुत ही फार्मूला, कितना जूल आएगा, यहाँ से आप देखें तो वैद्युत ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत पूछता, 1,00,000 बार पूछा जा चुका इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक। तो वैद्युत ऊर्जा का छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैद्युत ऊर्जा का छोटा मात्रक या बहुत छोटा मात्रक, बहुत छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, EV। ऐसे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV है। और ये भी बहुत पूछता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो वैद्युत ऊर्जा का छोटा मात्रक। ये भी पूछता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। अगली पॉइंट लिख लें, 1 EV बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 जूल। बहुत इंपॉर्टेंट, 1,00,000 बार ये क्वेश्चन जो है आपके कंपटीशन में पूछा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग परिभाषित भी कर सकते हैं यहाँ से, यदि इकाई आवेश को, यहाँ से इन दोनों को इकाई कर दें, देखें ना, इसको तो एक इलेक्ट्रॉन को यदि 1 वोल्ट से त्वरित किया जाए तो वह जो ऊर्जा प्राप्त करता है उसे ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहेंगे। तो इकाई इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से त्वरित करने पर या 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर या त्वरित करने पर वह जो ऊर्जा प्राप्त करता है, उसे ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट से यदि त्वरित किया जाए तो जो वो ऊर्जा प्राप्त करेगा, ये देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट से त्वरित किया जाए तो जो कार्य अथवा जो ऊर्जा प्राप्त होगी उसे ही हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 के घाते -19 जूल। इसी तरह से, ये तो बहुत छोटा मात्रक है, ऊर्जा का थोड़ा बड़ा मात्रक लें, थोड़ा सा बड़ा मात्रक लें तो लिखेंगे 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10 के घाते 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 के घाते 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 के घाते -13 जूल। ये भी कभी कभी पूछा मिलियन,
1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। और ये हो जाएगा फिर 1.6, यहाँ पर धन 6 है तो इस 19 में से निकल जाएगा, -19 में से, तो इतना जूल हो जाएगा। ऐसे ही बिलियन भी पूछते हैं। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो गया 1.6 गुणे 10⁻⁻10 जूल। इसे आप लोग याद कर लें। आगे हम लोग अभी इस पर और न्यूमेरिकल भी करना है कि कोई आवेश जब निकल कर चला जाएगा तो कितना क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी या विभव कितना होगा, ये सब सारे क्वेश्चन, या बल कितना लगेगा, ये सब सारे क्वेश्चन अब इस पर हम लोग एक एक दो एग्जाम्पल कल देखेंगे तो हम लोगों का और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।